हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो इस चैप्टर से सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चैप्टर का उसको देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीति का जन्म इस बात से, इसमें पहला पॉइंट है कि राजनीति का जन्म इस बात से, क्योंकि राजनीति सिद्धांत को हम इसमें पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले राजनीति के बारे में ही जानेंगे। तो राजनीति का जन्म इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। ये राजनीति का जन्म इसी बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है, क्या उचित होना चाहिए एवं क्या वांछनीय है और क्या नहीं है। तो राजनीति से, इसी बात से राजनीति का जन्म होता है। दूसरा पॉइंट है राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। और तीसरा पॉइंट है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है? राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। और मनुष्य को मामलों में अद्वितीय है। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। मनुष्य में अपनी गतिविधियों को व्यक्त करने की योग्यता होती है और उसके पास विवेक होता है। तो मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय होता है। एक तो उसके पास विवेक होता है और दूसरी बात की उसमें योग्यता होती है अपने बात को सामने रखने की, अपने बात को किसी के सामने रखने की उसमें योग्यता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो कौन था? रूसो ने सिद्ध किया था। तो रूसो एक दार्शनिक था, महान दार्शनिक था, कवि भी था। और इन्होंने ही द न्यू हेरोइन दी मीता दी कॉन्फेंस नामक पुस्तक की रचना की है रूसो ने ही। तो रूसो एक महान दार्शनिक थे और इन्होंने ही आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने ही सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही, स्वतंत्रता का तर्क दिया था रूसो ने, और कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। जितनी स्वतंत्रता निर्णायक है, जितनी स्वतंत्रता निर्णायक है, ये रूसो का कहना था। स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था, स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है, यह रूसो का कथन था। रूसो ने ही सिद्ध किया था इसको। लेकिन कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। ये कार्ल मार्क्स का कथन था। कार्ल मार्क्स भी एक जर्मन दार्शनिक था, अर्थशास्त्री था, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार और समाज शास्त्री भी था, पत्रकार था, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को दिया था कार्ल मार्क्स ने ही। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का एक अहम पहलू है इसके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत। ये वे मूल्य है जो एक मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है, कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। कार्ल मार्क्स के मुताबिक समस्या ये है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को ले लेते हैं और सर्वहारा वर्ग की कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं। तो इस तरह पूंजी एक जगह और चंद हाथों में केंद्रित हो जाती है, कार्ल मार्क्स का कथन था। और इसकी वजह से बेरोजगारी घटती है और मजदूरी में गिरावट आती जाती है। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत का, कार्ल मार्क्स का विचार थे, कार्ल मार्क्स का कथन थे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि तर्क दिया है कि समानता भी उतने ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक
हिंद स्वराज, गांधी जी ने ही हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की है, लेखक है इनका, तो गांधी जी द्वारा ही लिखा गया है हिंद स्वराज। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। और अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलनी चाहिए। ये अंबेडकर जी ने इस बात पर विशेष जोर से तर्क दिया था। अंबेडकर, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम है, जिन्होंने हमारा संविधान को लिखा है, अंबेडकर ने ही। तो अंबेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलनों को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही। तो अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है, और यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। तो अब इस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अभी देखें। तो अब इस चैप्टर से इस चैप्टर से महत्वपूर्ण पॉइंट को अभी हम लोगों ने देखा, और अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको। तो आज पहला क्वेश्चन है, इसको हाँ या ना में आंसर देना है। क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे गए कौन से कथन सही है और कौन से गलत है। पहला है कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। तो ये सही है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर ही चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनी है। तो ये सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। बिल्कुल भी नहीं, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के बारे में बताता है, राजनीति के बारे में चर्चा करता है, राजनीति को बारे में व्याख्या करता है। तो ये गलत होगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं। तो ये गलत है, राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लॉन्ग क्वेश्चन है कि राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण दीजिए, अगर आप सहमत हैं तो बताइए इसको और एग्जाम्पल दीजिए। तो देखते हैं आंसर। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। अभी हम लोग नोट्स में पढ़े, महत्वपूर्ण पॉइंट्स में पढ़े कि राजनीति क्या है। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। तो राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ने तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेता के दल बदल करते, झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दाव करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से हिंसा पर उतारू होता देखता है तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि बढ़े चढ़े दावे करने वाले और झूठे वादे करने वालों को अगर कोई हाँ में हाँ मिलाएगा, तो उस तरह से अगर हम देखते हैं हाँ में हाँ मिलाते हुए किसी को, तो हम बोलते हैं कि वो राजनीति कर रहा है। तो इस तरह का जो बातें होती है, अपने जो राजनेता होते हैं या फिर कोई भी उस तरह का जो व्यक्ति होता है, अपने स्वार्थ को साधने के लिए झूठे वादे करता है। दल बदल में जो अगर वे राजनेता के दल बदल करते, झूठे वादे और बढ़े चढ़े दावे करते हैं और विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं,
तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। महात्मा गांधी का कथन था कि राजनीति हमें सांप की कुंडली के जैसा जकड़ रखा है। तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति हमें सांप की कुंडली के जैसा जकड़ रखा और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे आप देख लीजिए कि यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं या फिर किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर से किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग किस तरह से अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए गंदी राजनीति करते हैं। तो राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। तो इस कथन से हम सहमत हैं कि राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। राजनेता जो करते हैं उससे ऊपर है राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है। तो इसको टिप्पणी कीजिए। तो लोकतंत्र तथा प्रजातंत्र को लोगों की सरकार कहा जाता है, यानी लोगों द्वारा चुना हुआ सरकार को लोकतंत्र कहते हैं या फिर प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, लोगों का तंत्र, तो उसको लोकतंत्र और प्रजातंत्र, लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहा जाता है। क्योंकि सरकार की लोकतंत्रीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है। लोकतंत्र में या फिर प्रजातंत्र में सरकार की वास्तविक शक्ति, लोकतंत्रीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति जनता के पास ही होती है। यह एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती है। यह विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न स्तरों पर बातचीत और वाद विवाद पर आधारित होती है। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य जनता के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे समानता, न्याय, स्वतंत्रता को प्राप्त करना होता है। प्रजातंत्र में लोगों को महत्व दिया जाता है और समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य भाईचारा स्थापित करना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यकताएं जरूरी है जिनमें नागरिकों को सतर्क रहना आवश्यक है। यदि नागरिक ये नहीं जानते कि सरकार क्या कर रही है और सरकार की क्या नीति है तथा जनता प्रशासन और विधान पर रुकावट नहीं डालते तो सरकार घमंडी हो जाएगी और अपनी स्थिति व अधिकार का दुरुपयोग करेंगे, तानाशाही सरकार हो जाएगी। तो और जब तानाशाही सरकार होगी तो अपना जो स्थिति होगा और उसका अधिकार जो होगा उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए लोगों के विभिन्न स्तरों पर जातीय वाद विवाद और भाषण के आधार पर स्वस्थ जनमत बनाना चाहिए। इसके लिए लोगों में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। लोगों को क्या गुण होनी चाहिए है कि लोगों में उच्च स्तर की साक्षरता होनी चाहिए। स्वस्थ जनमत के लिए लोगों में उच्च स्तर की साक्षरता होनी चाहिए। लोगों में आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए। लोगों में पर्याप्त रोजगार होनी चाहिए और लोगों में जाति, भाषा और धर्मों के ऊपर लोगों को उठना चाहिए, जिससे लोगों को भाईचारे का दृष्टिकोण को और लोगों को भाईचारे के दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है। ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। तो राजनीति में कोई विषय सिद्धांतों के बिना नहीं होती। राजनीति का कोई ना कोई विषय होता है, क्योंकि बिना सिद्धांत के राजनीति नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना एक विषय होता है। सिद्धांत एक सामान्यीकरण है जो संपूर्ण स्थिति की व्याख्या करता है तथा यह सिद्धांत एक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक लोगों के स्तर पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो जिस प्रकार डार्विन का सिद्धांत, न्यूटन का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत है,
ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नागरिक प्रशासन आदि के सिद्धांत होते हैं, जो एक यंत्र के रूप में विभिन्न स्थितियों में अध्ययन के रूप में कार्य करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से उपयोगी होगा, जिसमें पहला कारण है कि राजनीतिक सिद्धांत एक समाज को राजनीतिक दिशा प्रदान करती है। दूसरा है कि राजनीतिक सिद्धांत समाज को बदलता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को गतिशील एवं आंदोलनकारी बनाता है और राजनीतिक सिद्धांत समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। ये सिद्धांत समाज में सुधार लाने का कार्य करता है। राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण, साधना और अवधारणा प्रदान करता है, जो समाज में प्रभावी प्रवृत्तियों को समझाने में सहायक होता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचार और संस्थाओं के मौलिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि हमारे समाज को राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक दिशा प्रदान करता है, समाज को बदलता है और समाज को गतिशील एवं आंदोलनकारी बनाता है और हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और इसमें जो समाज में सुधार लाता है और इसमें साधना अवधारणा प्रदान करता है, जो समाज को प्रभावी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क और औरों की आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? तो बिल्कुल बात कर सकता है। एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क जो होगा सुनने के लिए, आपकी बात को सुनने के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत प्रभावपूर्ण तर्क पर आधारित होता है। राजनीतिक सिद्धांत उन प्रश्नों का परीक्षण करता है जो समाज से संबंधित और व्यवस्थित विचार होते हैं। ये विचार मूल्यों के विषय में होते हैं और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो राजनीतिक सिद्धांत ऊंचे स्तर पर उन वर्तमान संस्थाओं को देखता है जो पर्याप्त है और वे किस प्रकार अस्तित्व में है, यह नीति कार्य को भी देखता है, ताकि वे लोकतंत्र की सही रूप में परिवर्तित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर पक्ष में दीजिए, कारण बताइए। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कुछ पहलुओं में गणित के समान है। अगर कुछ पहलू को हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत गणित के समान ही है। यह पूर्ण रूप से गणित पर आधारित तो नहीं है, क्योंकि राजनीतिक एक कथन है और कुछ तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत परिकल्पना का परीक्षण करता है। यह एक तार्किक और विवेकी है। यह गुण समस्याओं और गणित समीकरणों में दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या? तो राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा के शब्द थेरियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पकड़ना, जानना या फिर समझना, किसी वस्तु को समझना, किसी चीज को समझना। तो राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान व दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सामान्यीकरण और निर्णय पर आधारित है तथा यह राजनीतिक घटना, राजनीतिक व्यवस्था और उसका विश्लेषण है। यह सिद्धांत निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए, जिससे समाज के लोगों को समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती है। तो डेविड हेयर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत संकल्पना का जटिल जाल है, यह डेविड हेविट के अनुसार है, और राजनीतिक जीवन के बारे में सामान्यीकरण है। इसके अंतर्गत विचार, अवधारणा और कथन, स्वभाव, उद्देश्य और सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं, राज्य और समाज के बारे में तथा मानव जाति के विषय में होता है। अब ये राजनीति है क्या? तो राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है, जो ऊपर में भी हमने अभी क्वेश्चन में देखा था। तो राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति के दांव पेच में जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं, और कई अन्य लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेता के दल बदल करते, झूठे वादे और बढ़ा चढ़ा करके दावा करते हैं, तो विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करके निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से हिंसा पर उतारू होता देखता है तथा जीवन के
विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो गंदी राजनीति कर रहा है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे सिद्धांत के रूप में मुख्य लक्षण क्या है राजनीति का। तो एक अच्छे सिद्धांत के रूप में मुख्य लक्षण है कि सिद्धांत को औचित्यपूर्ण होना चाहिए, सिद्धांत काल्पनिक नहीं होना चाहिए, इसे समाज का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, इसे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सिद्धांत को वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होनी चाहिए, इसे विशेष प्रकार का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है तथा इस सिद्धांत की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा के शब्द थेरियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पकड़ना, जानना या किसी वस्तु को समझना। तो राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान व दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सामान्यीकरण और निर्णय पर आधारित है तथा वह राजनीतिक घटना, राजनीतिक व्यवस्था और उसके विश्लेषण है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे हो गया, राजनीतिक सिद्धांत एक समाज को राजनीतिक दिशा प्रदान करता है, समाज को बदलता है, समाज को गतिशील बनाता है, आंदोलनकारी बनाता है, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, समाज में सुधार लाता है, सुधार का कार्य करता है और समाज में साधना और अवधारणा प्रदान करता है, जो कि समाज को प्रभावी प्रवृत्तियों को समझाने में सहायता करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों और संस्थाओं को मौलिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति का जन्म किस तथ्य से हुआ। तो राजनीति का जन्म इस तथ्य से हुआ है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है, क्या वांछनीय है और क्या नहीं। तो इस बारे में हमारी दृष्टि जो है अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल है, इसके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राजनीति की गांधीवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषता और लक्षण क्या है। तो गांधी जी एक महान विचारक और सिद्धांतवादी माने जाते हैं। उनके सिद्धांत का औचित्य आज केवल भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में गांधी जी के सिद्धांतों का औचित्य पहले की अपेक्षा आज अधिक है। गांधी जी ने अनेक सामाजिक बुराइयों, जातिवाद, संप्रदायवाद और अस्पृश्यता के खोखलेपन की व्याख्या की। अपने उपागम में वे मार्क्स के अधिक निकट हैं। उन्होंने समाज की हटाने की वकालत की, क्योंकि उन्होंने राज्य की हटाने की वकालत की, क्योंकि वे राज्य को एक मशीनी संस्था मानते थे। वे आज के राज्य के भी विरोधी थे। गांधी का दर्शन सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित है। इन शास्त्रों के द्वारा उन्होंने भारत को आजाद कराया। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक दास कैपिटल में अपने सिद्धांतों का उल्लेख किया, जिसमें पूंजीवादी प्रथा की उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण किया है। दास कैपिटल में उन्होंने, दास कैपिटल जो पुस्तक लिखा है कार्ल मार्क्स ने, उसमें पूंजीवादी प्रथा की उत्पत्ति और विकास की विश्लेषण किया है। इसमें उन्होंने राज्य की भूमिका भी बताई है और इस सिद्धांत को निम्नलिखित तत्व है। जो पहला है दो वर्गीय सिद्धांत। तो दो वर्ग में पहला वर्ग आता है शोषक वर्ग और दूसरा वर्ग शोषित वर्ग आता है। दूसरा पॉइंट है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इन दोनों वर्गों, जो शोषक वर्ग और शोषित वर्ग होता है, इन दोनों वर्गों में हमेशा निरंतर संघर्ष होते रहता है और आज भी जारी है। तो इसी को कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और तीसरा जो सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्ग के बीच का ब्यौरा है, न कि राजाओं की संघर्ष की। और चौथा पॉइंट है कि साम्यवाद की स्थापना। तो इसका तात्पर्य है जाति विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स का दिया हुआ सिद्धांत है। और पांचवा सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसमें कार्ल मार्क्सवादी यह प्रमाणित करता है कि पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच अंतर अतिरिक्त मूल्य के कारण है। और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत वे मूल्य है जो एक मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है। मार्क्स के मुताबिक समस्या ये है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को ले लेते हैं और सर्वहारा वर्ग की कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पूंजी एक जगह और चंद हाथों में केंद्रित हो जाती है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है और मजदूरी में
गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत और अपरंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परंपरागत और अपरंपरागत सिद्धांत में अंतर है, तो पहले देखते हैं कि परंपरागत सिद्धांत क्या है। परंपरागत सिद्धांत में परंपरागत सिद्धांत संस्थागत होती है और वर्णनात्मक होती है, विषयनिष्ठ होता है, यह मूल्य पर आधारित होता है। परंपरागत सिद्धांत दार्शनिक, कानूनी और सुधारात्मक होता है परंपरागत सिद्धांत, और परिकल्पनात्मक होता है परंपरागत सिद्धांत। अपरंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में यह वैज्ञानिक होता है, संकेतात्मक होता है, विश्लेषणात्मक होता है और तथ्यों पर आधारित होता है। यह अंतर्विषयी होता है और यह वस्तुनिष्ठ होता है। तो ये थे परंपरागत सिद्धांत और अपरंपरागत सिद्धांत में डिफरेंस। चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण पॉइंट से थे और उसको हमने देखा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।